हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर जीशान फार्माकोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, जिसको हम सिंपैथोमाइमेटिक भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? माइमेटिक मींस इट इज एक्टिंग एज नॉरएपिनेफ्रिन, है ना। हमको पता है कि हमारे सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स पे जो है वहां पे जाके हमारे पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर्स पे जाके नॉर एड्रेनलिन काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपैथोमाइमेटिक है इट विल एनहांस द सिंपैथेटिक एक्टिविटी। कैसे करेगा? पहला, या तो ये डायरेक्टली जाके एक्ट करेगा। ठीक है, डायरेक्टली एक्ट करेगा हमारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे और रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग छोटा सा देख लें। अब जैसे कि ये है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो है हमारा डायग्राम है। तो इसमें मान लीजिए कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुआ फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा पे काम किया, लेकिन इवन आफ्टर डिनर्वेशन चूंकि हमारा ये जो है डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक ये डायरेक्टली अल्फा बीटा पे काम करेगा। तो ये देखो एक्सोजीनस आके यहाँ पे एक्ट कर रहा है। एक होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग का मतलब ये होता है कि ये रिसेप्टर से डायरेक्टली एक्ट नहीं करेगा, ये जो हमारे न्यूरोनल स्टोर्स होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन को, उसको ये रिलीज कराते हैं। ठीक है, और दूसरा जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट में जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसके रीअपटेक को कम करते हैं। तो एंड रिजल्ट क्या होता है दोनों का कि नॉरएपिनेफ्रिन साइनेप्टिक क्लिफ्ट में ज्यादा रहेगा, इट विल बाइंड मोर टू द रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। और एक थर्ड कैटेगरी होता है मिक्स्ड एक्टिंग, जो दोनों तरह से मिलकर काम कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, तो डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक जो होता है उसमें एक होता है हमारा कैटेकोलामाइन और दूसरा होता है नॉन कैटेकोलामाइन। ठीक है, तो कैटेकोलामाइन में इंडोजीनस होता है और सिंथेटिक होता है। तो इंडोजीनस में हमारा एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन हो जाएगा, और सिंथेटिक में हमारा डोब्यूटामिन, आइसोप्रेनालिन, फिनोल्डोपैम। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नॉन कैटेकोलामाइन, इसमें प्रीडोमिनेटली अल्फा 1 पे काम करने वाले होंगे और दूसरे अल्फा 2 एगोनिस्ट होंगे। तो प्रीडोमिनेटली अल्फा 1 एगोनिस्ट में हमारा फिनाइलिफ्रिन है, ऑक्सीमेटाजोलिन एंड जाइलोमेटाजोलिन है। एंड अल्फा 2 एगोनिस्ट में है क्लोनिडिन, मिथाइल डोपा, ब्रीमोनिडिन, एप्राक्लोनिडिन एंड डेक्समेडिटोमिडिन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ड्रग्स एक्टिंग ऑन द बीटा रिसेप्टर्स, तो बीटा 2 एगोनिस्ट में हमारा आता है साल्ब्यूटामोल, सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल एंड इंडाकेट्रोल। एंड बीटा 3 एगोनिस्ट में है मीराडेग्रॉन। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग में। इनडायरेक्टली एक्टिंग जो हमने डिस्कस किया उसमें हमारा आता है एम्फिटामिन, डेक्स एम्फिटामिन, मिथ एम्फिटामिन, मिथाइल फेनिडेट एंड एटोमोजेटिन। और जो मिक्स्ड एक्टिंग है दैट इज इफेड्रिन एंड स्यूडोइफेड्रिन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कैटेकोलामाइंस की। तो कैटेकोलामाइंस जो होता है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है टू अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स का पे। तो ये बहुत अच्छा पोटेंट मतलब एगोनिस्ट है और रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स पैदा करता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट when if it is taken by the oral route it gets rapidly metabolized by monoamine oxidase and catechol O methyl transferase enzyme। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ओरल बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम होता है और इसका जो है हाफ लाइफ भी कम होता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसका कम है और इस वजह से इसको हम लोग इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे या कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन से हम लोग इसको देते हैं। ठीक है, और ये मेनली हम लोग यूज करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। अब चूंकि ये हाफ लाइफ इसका कम है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम है, तो इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो इफेक्ट है उसको हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स वी वांट टू अचीव। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं कैटेकोलामाइन, इसलिए सीएनएस में ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं और इनका मिनिमल सीएनएस इफेक्ट्स होता है। आगे हम लोग देखेंगे इनका जो सीएनएस इफेक्ट्स होता भी है दैट इज नॉट ड्यू टू द क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नॉन कैटेकोलामाइंस की बात कर लें। तो इनका क्या है कि मतलब ये जो एंजाइम्स है उससे ये इनका ब्रेकडाउन कम होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें कैटेकोल न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा, इसी वजह से इनकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी बढ़ती है जिससे कि हम लोग इसको टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इनका और ये सीएनएस में भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। इनमें से कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो सीएनएस में भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग के प्रॉपर्टीज की। तो जैसा हमने बात किया था डायरेक्टली एक्टिंग जो आता है वो डायरेक्टली हमारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे काम करता है। ठीक है, तो इसी वजह से
अगर हम एड्रेनर्जिक नर्व सप्लाई को हम कट भी कर देते हैं इन द केस ऑफ डिनर्वेशन, तो भी हमारा डायरेक्टली एक्टिंग विल बी एबल टू एक्ट, ठीक है। और चूंकि ये बाहर से एक्सोजीनस यहाँ पे हमारा आ रहा है एगोनिस्ट ड्रग, तो जो न्यूरोनल नॉर एपिनेफ्रिन स्टोर्स का अगर ख़त्म भी हो जाता है तो फिर भी ये एक्ट करेगा, ठीक है। और ये टैकीफाइलैक्सिस नहीं शो करेगा। टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस जिसमें कि अगर रिपीटेड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो हमारा रिस्पॉन्स कम आ रहा है। ये रिस्पॉन्स कम क्यों आता है? क्योंकि जो न्यूरोनल नॉर एपिनेफ्रिन स्टोर्स हैं वो एग्जॉस्ट कर गए। अब कुछ देर के लिए अगर हम दवा को विड्रॉ कर लेंगे तो फिर से ये रिस्पॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये न्यूरोनल नॉर एपिनेफ्रिन स्टोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए टैकीफाइलैक्सिस भी नहीं शो करेगा। बट अगर हम इनडायरेक्टली को देखें और मिक्स्ड को देखें तो इनडायरेक्ट को बिल्कुल चाहिए, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन इंटैक्ट बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन को एक्टिवेट करके वहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज कराता है। तो इसलिए अगर डिनर्वेशन हो जाएगा तो वहां पे ये एक्ट नहीं कर पाएगा, और इसका डिपेंडेंस है हमारा न्यूरोनल नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर से, तो इसीलिए ये टैकीफाइलैक्सिस हमारा शो करेगा। और मिक्स्ड एक्टिंग जो है इट इज इन बिटवीन द टू, ठीक है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि एक ड्रग जो है वो अपने इफेक्ट को चेंज करता है विद द चेंज इन डोज। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, एक्चुअली बात ऐसी है कि रिसेप्टर्स की जो एफिनिटी और रिसेप्टर की जो डेंसिटी है ये वेरी करती है, और इस चीज पे डिपेंड होके हमारा ये जो है ड्रग का इफेक्ट जो है वो चेंज होता है, ठीक। अब मान लो कि हमारे पास रिसेप्टर ए है जिसकी एफिनिटी ज्यादा है, रिसेप्टर ए की एफिनिटी जो है वो मोर देन बी है। तो अब जब हम ड्रग देंगे तो ड्रग को हम जब लोअर कंसंट्रेशन पे भी क्या होगा कि जो ड्रग का हायर एफिनिटी है वो तो जल्दी से उसे बाइंड करेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे ए जल्दी बाइंड करेगा तो ये जल्दी बाइंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बी बाइंड नहीं करेगा। यहाँ देखो एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है कि पहले ए बाइंड किया फिर बी बाइंड करेगा, नहीं, ए और बी दोनों बाइंड करेगा, लेकिन ए जो है चूंकि एफिनिटी ज्यादा है वो ज्यादा बाइंड होगा और बी कम बाइंड होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो प्रीडोमिनेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो हमारा हायर एफिनिटी रिसेप्टर्स का आएगा। लेकिन जब हम ये डोज बढ़ा देते हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हायर एफिनिटी है उसकी तो बाइंडिंग हो रही है, वो तो सैचुरेट हो रहा है, साथ साथ जो लोअर एफिनिटी वाला था बी, अब ये बी भी जो है ज्यादा बाइंड करेगा, ठीक है। तो अब चूंकि जो है लोअर एफिनिटी जो है बी ये ज्यादा बाइंड करेगा, दैट मीन्स कि इसका भी इफेक्ट जो है ज्यादा होगा। ए का तो इफेक्ट इंक्रीज किया ही, लेकिन बी का भी इंक्रीज करेगा, तो जो नेट हमारा इफेक्ट होगा ना, अब वो रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्स अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एड्रेनलिन के केस में देखो, जब एड्रेनलिन हम लोग लो डोज में देते हैं तो वो मेनली जो है बीटा पे काम करता है, ठीक है। तो बीटा 2 पे काम करके वो वैसोडाइलेशन कॉज कराएगा और बीटा 1 पे काम करके हमारा हार्ट रेट को बढ़ाएगा। तो इसके वजह से हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज करता है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या तो सेम रह जाएगा या तो थोड़ा सा डिक्रीज होगा। लेकिन जब यही एड्रेनलिन को हम हायर डोज में देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अल्फा रिसेप्टर्स जो है इसका भी ज्यादा ऑक्यूपेशन हो जाता है, अल्फा रिसेप्टर्स ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाते हैं बाय द ड्रग। तो अब अल्फा रिसेप्टर्स का जो मीडिएटेड इफेक्ट है दैट इज वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, वो होगा। अब इस वेसोकंस्ट्रिक्शन से यहाँ पे हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करा। तो जैसे आपने देखा किस तरीके से डोज को हम चेंज करते हैं तो इफेक्ट भी हमारा चेंज होता है। लाइकवाइज नॉरएपिनेफ्रिन को जब लोअर डोज पे देते हैं तो नॉरएपिनेफ्रिन मेनली हमारा अल्फा 1 पे काम करता है, ठीक है, लेकिन बीटा 1 पे भी वो काम करेगा। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे अल्फा 1 पे काम करके और बीटा 1 पे जो काम किया तो ये बीटा 2 पे नहीं काम करता है, तो इसकी वजह से ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और कार्डियक आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन जब और डोज बढ़ाएंगे तो ये मेनली जो होती है ना अल्फा 1 की एफिनिटी इस ड्रग के लिए ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अल्फा 1 की वजह से ना वैसोकंस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बीटा 1 हमारे हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, लेकिन वैसोकंस्ट्रिक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जा रहा है, और इस वजह से हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो क्लिनिकल रिस्पॉन्स जो है इट इज ड्यू टू द इंटीग्रेटेड इफेक्ट ऑफ द रिसेप्टर्स, ओके। अब हम लोग आते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स के ऊपर। जैसे कैटेकोलामाइन में जो प्रोटोटाइप ड्रग होता है दैट इज एड्रेनलिन। ये क्या करता है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एड्रेनलिन
में जो है हमारा वो क्रोमैफिन सेल्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है। कब रिलीज होता है? जब कोई बहुत हम डेंजरस सिचुएशन में रहते हैं, या बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज हमने कर लिया, या बहुत इमोशनल स्ट्रेस में है, बीपी कम है और ग्लूकोज लेवल भी कम है, तो वहाँ पे हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा एड्रेनलिन रिलीज होता है। अब ये एड्रेनलिन एक्ट करता है एज सर्कुलेटिंग हार्मोन एंड इट विल एक्ट ऑन द टिश्यूज, ठीक है, एक्ट ऑन द ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स पे जाके काम करके जो नॉर एपिनेफ्रिन का जो सिंपैथेटिक इफेक्ट है उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, ठीक है, एड्रेनलिन के इंक्रीज से, एड्रेनलिन के रिलीज से हमारा जो जितना भी रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो एड्रेनलिन का जो हम रिसेप्टर की एफिनिटी हम देखें तो जैसे हमने बात किया कि ये बीटा रिसेप्टर्स पे ज़्यादा काम करता है, इन द सेंस कि बीटा रिसेप्टर्स की एफिनिटी इसके लिए ज़्यादा होती है, और फिर अल्फा 1 की और अल्फा 2 की होती है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स इसका क्या होगा? वैसोकंस्ट्रिक्टर एज वेल एज द कार्डियक स्टिमुलेंट रिस्पॉन्स होगा। तो लो कॉन्सेंट्रेशन में जब हम बात करें तो सिंस हमने देखा कि भाई बीटा 2 की एफिनिटी ज़्यादा है, तो बीटा 2 हमारा यहाँ पे आके जल्दी से बाइंड कर गया, बाकी रिसेप्टर्स भी बाइंड कर रहे हैं, बट रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी हेयर इज मोर विद द बीटा 2। तो इफेक्ट क्या दिखाई देगा? लंग्स में ब्रोंकोडायलेशन दिखाई देगा, ब्लड वेसल्स में हमारा वैसोडायलेशन दिखाई देगा। तो अब ये जो वैसोडायलेशन है इस वजह से स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा ब्लड सप्लाई हमारा होगा, साथ साथ हमारा जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर, हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। लेकिन जब कंसंट्रेशन और हमने बढ़ाया तो बीटा 2 के साथ साथ हमारा जो बीटा 1 की भी रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी है ये इंक्रीज हुई, ठीक है। तो अब जो इफेक्ट है ये जो इफेक्ट यहाँ देखा हमने, इसके साथ हमको क्या मिलेगा? बीटा 1 और ज़्यादा काम कर रहा है तो हार्ट रेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक। अब जब और हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अब जो अल्फा की जो ऑक्यूपेंसी थी वो बढ़ेगी, तो उसका इफेक्ट भी यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा। ऑल्दो बीटा 2 मीडिएटेड वैसोडायलेशन अभी भी हो रहा है, बट अल्फा 1 मीडिएटेड वैसो कंस्ट्रक्शन विल डोमिनेट हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एंड में हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? और जैसा कि आप देख रहे हैं इसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, 2 से 3 मिनट। तो अब हम लोग उसके इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गन्स पे इफेक्ट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर पे। तो ब्लड प्रेशर में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या होता है कि ये बीटा 1 पे काम करेगा, उसके जरिए क्या करेगा? पहला तो हार्ट रेट बढ़ा देगा, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ा देता है, ठीक। दैट इज दिस इज अ क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक एंड ऑटोमेटिसिटी भी बढ़ा देता है, ठीक है। जितने भी हमारे एसए नोड, एवी नोड हैं और बाकी जितने भी एक्टोपिक पेस मेकर्स हैं ना, तो उनकी भी ये ऑटोमेटिसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इससे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हेंस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो वैस्कुलर टोन पे डिपेंड करता है। तो वैस्कुलर टोन जो है गवर्न होता है बाय अल्फा 1 एंड बीटा 2। तो अल्फा 1 जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है और बीटा 2 वैसो डायलेशन कॉज कराता है, स्पेशली इन द स्केलेटल मसल्स। तो जैसा कि हमने देखा जो थेराप्यूटिक डोज होता है ना, थेराप्यूटिक डोज पे हमारा बीटा 2 का जो इफेक्ट है दैट इज मोर देन अल्फा 1। तो देयरफॉर हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या तो चेंज नहीं होगा या स्लाइटली डिक्रीज होगा, ठीक है। हाइयर डोज पे फिर अल्फा 1 का जो है इफेक्ट प्रीडोमिनेंट हो जाता है। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है हमारा या तो चेंज नहीं हुआ या स्लाइट चेंज हुआ। इससे हमारा क्या होगा, जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो स्लाइट इंक्रीज करेगा, ठीक है, स्लाइट इंक्रीज करेगा। तो इससे हमारा क्या होगा कि जो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है वो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेशन जो है हमारा स्लाइट होगा। मतलब क्या हो, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स तो आपको पता है क्या होता है, जब बीपी हमारा राइज करता है तो बैरो रिसेप्टर्स उसको सेंस करता है, अपनी फायरिंग को कम करता है। उस फायरिंग के कम होने से क्या है, हमारा हार्ट रेट जो है हमारा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्लाइट इंक्रीज होगा, तो हार्ट रेट जो है हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो नेट इफेक्ट है मतलब बीटा 1 अब प्लस बैरो रिसेप्टर का जो मेडिएटेड ब्रैडिकार्डिया होना था, ठीक है, M2 रिलेटेड, तो ये दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो मेनली बीटा 1 का इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे
इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन हार्ट पे जो है ये हमारा क्या करेगा, हमारा पॉजिटिव हमारा जो है क्रोनोट्रॉपिक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ा रहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन भी बढ़ा रहा है और साथ साथ मायोकार्डियल रिलैक्सेशन भी बढ़ा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव ल्यूसिट्रोपिक इफेक्ट। पता है ये इफेक्ट बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे अब हार्ट रेट बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, तो डायस्टोल कम होगा। ठीक, तो डायस्टोल जब कम होगा तो डायस्टोल शॉर्टर हो रहा है। अब इस शॉर्टर डायस्टोल में तो फिलिंग नहीं हो पाएगी नहीं अच्छे से, तो जब फिलिंग नहीं हो पाएगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? ठीक है, तो इसीलिए इसका इफेक्ट जो है ये भी होता है बीटा 1 के स्टिमुलेशन का, कि वो क्या करता है, रिलैक्सेशन को भी इंक्रीज कराता है। तो ड्यूरिंग डायस्टोल रिलैक्सेशन इंक्रीज होगा तो उस शॉर्ट पीरियड ऑफ डायस्टोल में भी ज़्यादा रिलैक्सेशन होगा, जिससे कि हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा और उसके वजह से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इन सारी इफेक्ट्स की वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो देखो कार्डियक आउटपुट का बढ़ना इट इज़ अ गुड थिंग अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स उनमें क्या होगा कि अगर हमारा कार्डियक आउटपुट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से इट कैन प्रिसिपिटेट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एंजाइना। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि कैसे एपिनेफ्रिन प्री डिस्पोज करता है ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स को एरिथमिया के लिए। ठीक है, तो हमारा जो है एपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। इसके एक्टिवेशन से एसए नोड, एवी नोड, ठीक है, पर्किंजे फाइबर्स और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब इसका क्या इफेक्ट आता है? तो जो है हमारा जीएस जो है, जीएस कपल जी प्रोटीन रिसेप्टर यहाँ पे है, इसके स्टिमुलेशन से कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा और हमने पढ़ा है कि कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन जब एक्सेस इंट्रासेलुलर कैल्शियम होता है तो उसमें क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ कैल्शियम होने लगता है फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब ये एक्सेस कैल्शियम जब होगा तो इट विल एक्टिवेट द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जो कि कैल्शियम को बाहर लेके जाएगा और सोडियम को अंदर लेके आएगा। ये जो सोडियम अंदर आ रहा है तो अपने साथ एक डीपोलराइजेशन वेव लेके आ रहा है और ये डीपोलराइजेशन वेव जो है वो क्रिएट करेगा डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। और ये सारे जो डीपोलराइजेशन, छोटे छोटे डीपोलराइजेशन वेव हैं, जब ये थ्रेशोल्ड को रीच करते हैं तो वहां से एक आपको अनटाइमली एक हमारा जो है इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा कि प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर हमारा जो है कंट्रैक्शन होगा, जो कि फिर आगे चल के वीटी और वीएफ में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है, जो हमारे लेटेंट पेस मेकर्स हैं वो भी हमारे उनकी ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और इसकी वजह से इनका जो फेज 4 स्लोप है वो फेज 4 स्लोप में इंक्रीज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कि हमारा ऐसे नोड की जो डोमिनेंस है वो कम हो जाती है। ठीक, तो ये भी हमारे एरिथमिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और थर्ड रीजन है कि हार्ट रेट जो कि इंक्रीज हो रहा है तो इससे हमारा जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन और इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो कम हो रहा है। अब देखो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होने की वजह से क्या होगा कि जो प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना वो पास हो जाएगा। ठीक, पहले अगर इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड अगर लॉन्ग था तो वो प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस कर रहा था, तो ये यहाँ पे सप्रेशन नहीं हो रहा है, वो पास ऑन हो जा रहा है। तो कार्डियक टिश्यू जो है हमारा और जल्दी एक्साइटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है और ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे री एंट्री हमारा देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे जो इम्पल्सेस है उसका री एंट्री हमको देखने को मिल रहा है और साथ साथ जो प्री मैच्योर इम्पल्सेस हैं जो नॉर्मली सप्रेस हो रहे थे उनका भी प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे एरिथमिया को डेवलप करने में मतलब कि हेल्प कर रही हैं ड्यू टू एड्रेनलिन। अब बाकी हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो म्यूकोसल ब्लड वेसल्स हैं वो अल्फा 1 के जरिए उनका वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और जिससे कि कंजेशन और एडिमा जो है वो लंग्स में डिक्रीज होगा। बीटा 2 की वजह से ब्रोंकियल स्मूथ मसल का डायलिटेशन होगा। ठीक है, और ये साथ साथ बीटा 2 क्या करता है, इनहिबिट करता है मेडिएटर रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल्स, तो ये हमारा इन्फ्लेमेशन भी डिक्रीज करेगा और साथ साथ ये इंक्रीज करेगा म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। तो ये हमारा एक तरफ तो बीपी और हार्ट रेट बढ़ा रहा है, साथ साथ हमारे लंग्स को भी मतलब डायलेट कर रहा है। ठीक है, सांस लेने में आसानी हो रही है। मेटाबॉलिक इफेक्ट हमको पता ही है, जो हमने जो है पढ़ा था ANS 6 में।
ठीक है। तो वहाँ पे क्या हमने पढ़ा था कि अल्फा 1 और बीटा 2 लीवर में काम करता है, और लीवर में काम करने के बाद से हमारा ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इंक्रीज करेगा, लाइपोलाइसिस को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो ब्लड में हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, लिपिड्स भी बढ़ेगा, साथ साथ हमारा थर्मोजेनेसिस में भी ये काम करता है। दूसरा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है स्केलेटल मसल्स में कि इंक्रीज करता है पोटेशियम एंट्री इनसाइड। ठीक है। तो जिससे कि हमारा हाइपोकैलेमिया ट्रांजिएंट होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एरिथमिया में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। बट ये जो प्रॉपर्टी है कि ये एंट्री ऑफ पोटेशियम इनटू द मसल्स को बढ़ाता है, इसको हम लोग यूज करते हैं इन केसेस ऑफ हाइपरकैलेमिया। ठीक है। अब थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एड्रेनलिन की हम लोग बात करें तो इसका जो होता है ना, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्सिस में इसका बहुत अच्छा रोल है। दूसरा कार्डियक अरेस्ट में भी हम लोग देते हैं, और चूंकि ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है तो ईपीस्टैक्सिस अगर हो रहा है तो वहाँ पे हम अगर इसको हम इंजेक्ट करेंगे गैस, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, जाके हमारा कंट्रोल करेगा ईपीस्टैक्सिस को बाय कॉजिंग वैसोकंस्ट्रिक्शन, एंड इट इज आल्सो गिवन एज एडजुवेंट टू लोकल एनेस्थेटिक्स। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्यों एड्रेनलिन को एनाफाइलैक्सिस में यूज करते हैं। तो देखो, एनाफाइलैक्सिस में क्या हो रहा है कि हमारा जैसे पता है कि एलर्जन आया, ठीक है, वो आके हमारा सेंसिटाइज किया, फिर जो री एक्सपोजर हुआ तो वहाँ पे हमारा क्रॉस लिंकिंग हुआ हमारा आईजीई का मास्ट सेल्स के ऊपर, तो मास्ट सेल्स का डीग्रैन्युलेशन हुआ जिससे कि मेडिएटर्स रिलीज हुआ जैसे कि हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो अब ये जो मेडिएटर्स हैं ये किस तरह से काम करेंगे, तो हिस्टामिन जो है वो वैसोडाइलेशन कॉज कराता है, और साथ में ल्यूकोट्राइन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के साथ मिलके वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कराता है, विच इज द हॉल मार्क ऑफ एनाफाइलैक्सिस। ये आपका पैथो का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब ये दोनों की वजह से क्या होगा कि लैरिंजियल एडिमा, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी, इससे क्या होगा कि लैरिंजियल एडिमा होगा, एयरवे की नैरोइंग भी होगी। ठीक है। साथ साथ हमारा वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा, तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा और बीपी भी कम होगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ये हिस्टामिन मिलता है हमारा LTC4, D4 एंड E4, दीज आर द स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, है ना। तो ये भी हमारा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा जिससे कि इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस होगा, वीज एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगा। तो अब इसमें हमारा जो है एड्रेनलिन कैसे काम करेगा, तो अल्फा 1 से ये पे एक्ट करके वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा जिससे कि बीपी तो बढ़ेगा ही, और साथ साथ जो म्यूकोसल एडिमा था वो भी कम होगा। दूसरा बीटा 1 के जरिए ये हमारे कार्डियक आउटपुट को एंड बीपी को बढ़ाएगा, एंड बीटा 2 के जरिए ये हमारा ब्रोंकोडायलेशन कराएगा। ठीक है। तो सांस लेने की जो तकलीफ थी वो कम होगी, और साथ साथ अल्फा 1 से जो काम कर रहा था वहाँ पे भी हमारा म्यूकोसल एडिमा कम होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एड्रेनलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलैक्टिक शॉक। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इसको देते कैसे हैं, तो इसको हम लोग इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। ठीक है। एंटेरो लैटरल थाई में देते हैं, किस मसल्स पे, तो वास्टस लैटरलिस मसल्स पे। ठीक है। तो मसल्स में देने का रीजन क्या होता है कि मसल्स का हमारा एक्सीलेंट ब्लड सप्लाई होता है, तो वहां से हमारा फास्ट एंड रिलायबल एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें फास्ट और रिलायबल एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोज इसका क्या है, 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली, और इसका जो कंसंट्रेशन है ना, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन अगर आप गलती कर देंगे तो वो डेडली हो जाएगा। ठीक है। 1:1000 सॉल्यूशन हम देते हैं, दैट मीन्स कि उसके जो एम्प्यूल आता है उसमें 1 ml में 1 mg आपको ड्रग होता है, एड्रेनलिन होता है, तो उसका हम लोग 0.5 ml लेते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग देते हैं हर 5 से 10 मिनट पे हम लोग देते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिसको पीनट एलर्जी है या किसी तरह की एलर्जी है, उसको रिपीटेड एनाफिलैक्सिस हो रहा है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि उन मरीज को जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ईपीपेन रखिए। ईपीपेन में भी एड्रेनलिन होता है, तो उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जब भी आपको एनाफिलैक्सिस हो रहा है तो आप अपना ईपी पेन का शॉट ले लीजिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे ये भी देना है कि फ़ौरन अपने जो है लोकल हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में विजिट कीजिए, ताकि अगर आपके कंडीशंस को और अच्छे से एनालाइज किया जा सके। ठीक है। सबक्यूटेनियस रूट से क्यों नहीं देते हैं, अब देखो एनाफिलैक्सिस में ऑलरेडी हमारा बीपी कम हो रहा है। ठीक है। तो बीपी कम हो रहा है तो हमारा जो क्यूटेनियस आर्टेरियोल्स है
वहाँ पे भी हमारा बीपी कम होगा, ठीक है। और साथ साथ अगर हम एड्रेनलिन वहाँ देंगे तो वो और ज़्यादा वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा, जिससे कि हमारा मतलब कि क्यूटेनियस आर्टेरियोल्स में ब्लड सप्लाई कम होगी, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे इंजेक्शन साइट पे हमारा ब्लड फ्लो कम होगा, तो इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होगा एंड अनप्रेडिक्टेबल होगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं बिकॉज इट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। आईवी क्यों नहीं देते हैं? देखो, अगर ये कंसंट्रेशन जो हमने कहा था 1:1000 को हम आईवी अगर हमने दे दिया तो इट इज़ अ डेडली कंडीशन, इट कैन लीड टू सीवियर हाइपरटेंशन, साथ साथ ये एरिथमिया भी जनरेट करेगा। और ये सीवियर हाइपरटेंशन वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है कि हमारा एमआई भी प्रिसिपिटेट हो सकता है और स्ट्रोक भी प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो आईवी हम लोग मेनली देते हैं इमरजेंसी के केस में, है ना, इमरजेंसी के केस में, बट द कंसंट्रेशन जो है उसका 1:10,000 होता है। ये 1:10,000 हम लोग कैसे बनाते हैं? जो 1:1000 सॉल्यूशन जो था हमारा, 1:1000 सॉल्यूशन जो आईएम दे रहे थे, उसका हम लोग 0.1 ml लेते हैं और उसको 10 ml NS में हम लोग मिलाते हैं, तब हमारा ये डाइल्यूशन बनता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये आईसीयू में ये ड्रग्स हम लोग आईवी रूट से देते हैं अंडर कांस्टेंट कार्डियक मॉनिटरिंग, ठीक है। और इसमें हम लोग इन्फ्यूज करते हैं ओवर 5 to 10 मिनट्स वाया द सेंट्रल वेनस एक्सिस, क्योंकि जो है ना, इसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना कि अगर इसका लोकल एक्स्ट्रावेसेशन हुआ तो वहाँ पे स्किन नेक्रोसिस भी कॉज करा सकती है ड्यू टू हमारे वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब इसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट में क्यों यूज़ करते हैं? कार्डियक अरेस्ट में क्या हुआ, हार्ट हमारा स्टॉप हो गया, तो इस जो हमारा जो स्पॉन्टेनियस जो कार्डियक आउटपुट जो जनरेट हो रहा था वो तो ख़त्म हो गया, तो जिससे कि हमारा हार्ट का जो कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर है और सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा, इनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से अब अगर हम हार्ट की बात करें तो ब्रेन तो डैमेज हो रहा है एक तरफ, दूसरा हार्ट भी हमारा जो है हाइपॉक्सिक हो रहा है, और इस हाइपॉक्सिया की वजह से हमने पैथोलॉजी में पढ़ा है कि हमारा इस्चीमिया होगा और एटीपी का डिप्लीशन होगा, तो जिस वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है, ऐसे नोड से हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ना जनरेट होगा, प्रोपेगेट होना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे बॉडी का सर्कुलेशन रुक गया, ठीक है। तो इसलिए कार्डियक अरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्कुलेशन, जो हमारा गाइडलाइंस है उसमें कहता है CAB मीन्स सर्कुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे जो एड्रेनलिन हम लोग यूज कर रहे हैं, इट इज यूज टू इंक्रीज द सर्कुलेशन इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो ये क्या करेगा, अल्फा 1 पे हमारा एड्रेनलिन काम करके, ठीक है, सिस्टमिक आर्टेरियोलर वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा, जिससे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा एओर्टिक डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा। अब ये जो एओर्टिक डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा, इससे हमारा कोरोनरी और सेरिब्रल परफ्यूजन दोनों बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हमको मालूम है कि कार्डियक अरेस्ट में इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि साथ साथ आप सीपीआर दे रहे हैं। सीपीआर भी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो भी आपके हार्ट को पंप कर रहा है और सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है ना कि अराउंड 20 to 30%, ठीक है, ACLS के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 20 to 30% ऑफ कार्डियक आउटपुट जनरेट करता है, बट दिस मच कार्डियक आउटपुट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। इसके लिए हमको फिर एड्रेनलिन देना पड़ा। एड्रेनलिन जो है हमारा परफ्यूजन प्रेशर को बढ़ाएगा, तो अब ये परफ्यूजन प्रेशर बढ़ा, सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी होगा टू द मायोकार्डियम। तो इससे क्या होगा कि हमारा मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीज होगा, और फाइनली रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन होगा, विच इज द एंड गोल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डियक अरेस्ट में, वी हैव टू अचीव रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। इसके बाद ही हमारा जो एड्रेनलिन का बीटा 1 इफेक्ट है, जो हार्ट रेट को बढ़ाने का, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने का इफेक्ट है, तब ये काम करता है। इसलिए याद रखिएगा कार्डियक अरेस्ट में सर्कुलेशन इज द फर्स्ट, दिस इज वाई CAB, पहले ABC था अब CAB हो गया, ओके। लोकल एनेस्थेटिक के साथ क्यों देते हैं? सेम वही चीज अल्फा 1 पे काम करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोकल एनेस्थेटिक का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा, स्लो होगा, तो एक्शन उसका प्रोलॉन्ग होगा, ठीक। और चूंकि ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा तो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी भी कम होगी, एंड इस वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से जो ऑपरेटिव साइट है वहां पे ब्लीडिंग भी कम होगी, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग इसको एंड आर्टरीज में नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ इंटेंस वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा, जिससे कि इस्चीमिया हो सकता है। हम लोग नोज पे नहीं देंगे, ठीक है, ईयर लोब ऑफ पिना पे नहीं देंगे,
पेनिस पे हम लोग नहीं देंगे, सर्कमसिजन की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे हम लोग नहीं देंगे। लेकिन देखो अभी करंट जो है गाइडलाइंस में ये कहता है कि इसको डाइल्यूट करके हम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो जाहिर सी बात है इसका एडवर्स इफेक्ट जो होगा वो एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 बीटा 2 की वजह से होगा। तो एक्सेसिव अल्फा 1 स्टिमुलेशन से क्या होगा, सीवियर हाइपरटेंशन विच कुड लीड टू एमआई और इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, ठीक है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। ओके इसके अलावा अगर एक्सेस बीटा 1 स्टिमुलेशन होगा तो हमारा टैकिकार्डिया होगा, पैल्पिटेशन होगा, ठीक है, एरिथमिया होगा। इट कैन अगेन प्रिसिपिटेट एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। एंड बीटा 2 के स्टिमुलेशन से होगा ट्रेमर्स होगा, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोकैलेमिया होगा, ठीक। इसके अलावा फिर हमारा क्या होगा, जो सीएनएस इफेक्ट जो होता है, देखो सीएनएस इफेक्ट जो होता है इट इज ड्यू टू, जैसे मैंने कहा था कि देखो इट इज हाईली पोलर एंड इट डज नॉट क्रॉस द सीएनएस, लेकिन जो सीएनएस का इफेक्ट होता है इट इज ड्यू टू द पेरिफेरल एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन व्हिच कैन लीड टू एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, ठीक। अब हम लोग आते हैं नॉर एड्रेनलिन के पास। इसका हाफ लाइफ क्या है, 2 से 3 मिनट इसका भी हाफ लाइफ है। और इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप वैसोप्रेसर। क्यों ऐसा हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मेन इफेक्ट होता है ना वो अल्फा 1 का इसका एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, और फिर हमारा बीटा 1 का इसका आता है, बीटा 2 पे नहीं होता है, ये वैसो डायलेशन नहीं कराता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग डोज बढ़ाते हैं तो बीटा 1 तो हमारा रिक्रूट हो ही रहा है शुरू से, लेकिन अल्फा 1 जो है ना वो ज़्यादा उसका रिक्रूटमेंट होता है, ज़्यादा अल्फा मेडिएटेड वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। तो हम इसका लो डोज, मॉडरेट डोज और हाई डोज देखेंगे। ये देखो ये जो यूजुअल थेरापेटिक डोज जो होता है ना इसका लो डोज और मॉडरेट डोज होता है, हाई डोज हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे क्यों। लो डोज में क्या हुआ कि ये माइल्ड टू मॉडरेट वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा, ठीक। उसके अलावा बीटा 1 पे तो काम करेगा ही थोड़ा बहुत, तो इससे हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो नेट हार्ट रेट होगा ड्यू टू द बीटा 1 एंड रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया, तो नेट हार्ट रेट क्या होगा, या तो चेंज नहीं होगा या थोड़ा सा डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक आउटपुट हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक। अब जब हम डोज को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वैसो कंस्ट्रिक्शन और बढ़ेगा, ठीक। बीटा 1 के हिसाब से भी हार्ट रेट इसका थोड़ा सा और बढ़ेगा, लेकिन चूंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन भी बढ़ रहा है तो रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका नेट इफेक्ट हमको क्या देखने को मिलेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन हार्ट रेट डिक्रीज होगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया यहाँ हो रहा है ना वो हमारा ओवर कम कर जाता है हमारे बीटा 1 मेडिएटेड क्रोनोट्रॉपी को, ठीक है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा, यहाँ कार्डियक आउटपुट में चेंज नहीं मिलेगा, सारी चीजें होके कार्डियक आउटपुट हमारा सिमिलर रह जाएगा। लेकिन वेरी हाई डोज जब दे देंगे तो इंटेंस वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, और ये इंटेंस वैसो कंस्ट्रिक्शन विल लीड टू इंटेंस जो है रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया, ठीक है। नेट हार्ट रेट और डिक्रीज करेगा और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हार्ट कितना भी काम करे आफ्टर लोड इतना बढ़ा हुआ है कि वो पंप कर रहा है, लेकिन जो है आफ्टर लोड के बड़े होने की वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं कर रहा है, उल्टा डिक्रीज कर जा रहा है। तो इससे क्या क्या रिस्क होगा कि हमारा मायोकार्डियल इस्चीमिया हो सकता है, ठीक है, पेरिफेरल इस्चीमिया हो सकता है, और इससे हमारा टिश्यू निक्रोसिस हो सकता है। तो इसलिए इसका लो टू मॉडरेट डोज ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या क्या हमको ऑर्गन इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। कार्डियोवैस्कुलर की बात करें तो अल्फा 1 और बीटा 1, अल्फा 1 जो है ये हमारा सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, ठीक है। बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ने की वजह से हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा, और इसके रिफ्लेक्स में हमारा हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक। तो अब ये जो बीपी बढ़ा तो अब ये हमारा कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर को बढ़ाएगा, तो टिश्यू परफ्यूजन हमारा इंप्रूव होगा, ठीक है। और बीटा 1 के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा एंड रिलैक्सेशन को भी बढ़ाएगा, ठीक है, जो हमने एपिनेफ्रिन के साथ भी बात की थी, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा है कि ये इधर से जो क्रोनोट्रॉपी हो रहा है और इधर से जो रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया हो रहा है, ये दोनों में हमारा रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। रीनल सर्कुलेशन में हम लोग देखते हैं कि अल्फा 1 जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन करा के
रीनल ब्लड फ्लो को कम कर देता है। लेकिन इन केस ऑफ सेप्टिक शॉक हम लोग ये देखते हैं कि मेन आर्टेरियल प्रेशर को ये रीस्टोर कर देता है, जिससे कि रीनल परफ्यूजन प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा चूंकि बीटा 2 और बीटा 3 पे तो ये काम कर नहीं रहा है, इसलिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो सिर्फ अल्फा मीडिएटेड जो होगा थोड़ा बहुत उससे होगा, जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया कम होगा, लाइपोलाइसिस बहुत एकदम नहीं के बराबर होगा और हाइपोकैलेमिया भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीटा 2 मीडिएटेड इफेक्ट यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारे वजह से ना इट इज अ फर्स्ट लाइन वैसोप्रेसर इन सेप्टिक शॉक। ठीक है, सेप्टिक शॉक में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं अभी। सेप्टिक शॉक इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जिसमें कि एक्सटेंसिव वैसोडाइलेशन हो जाता है। अब उस एक्सटेंसिव वैसोडाइलेशन को हमको कंपनसेट करने के लिए ऐसी ड्रग देनी है जो हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करा के बीपी को मेंटेन करे। ठीक है, और इसमें यह भी होता है कि हमारा वैसोडाइलेशन हुआ और इससे हमारा जो है टिश्यू ब्लड जो है जो प्लाज्मा है वो ये हमारा जो है थर्ड स्पेस में भी जाता है, तो वॉल्यूम तो कम होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो सेप्टिक शॉक के जो केसेस होते हैं उनमें हम लोग फ्लूइड हम लोग देते हैं। पहला चीज़ जो है हम लोग फ्लूइड देते हैं, और फ्लूइड देने के साथ साथ हम लोग इसमें नॉर एपिनेफ्रिन देते हैं। एपिनेफ्रिन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो बीटा 2 पे भी काम करेगा, और बीटा 2 की वजह से वो फिर और ब्रैडिकार्डिया और हाइपोटेंशन कॉज कराएगा, है ना, वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स कॉज कराएगा, और उससे क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होने का चांस है। दूसरा, अगर हमारा बीटा 2 पे काम किया और बीटा 3 पे काम किया तो वहाँ पे मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन को यूज़ करते हैं। अब नॉर एपिनेफ्रिन का साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, हमको पता है कि हाइपरटेंशन कॉज करा देगा। इस हाइपरटेंशन की वजह से रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया टाइफाइड में मिलता है, इट इज़ रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया हमको होगा, और एंजाइना में क्या प्रिसिपिटेट करा देगा, पेरिफेरल इस्चीमिया कॉज कराएगा, इंटेंस केस में ये गैंग्रीन भी कॉज करा सकता है, और एक्स्ट्रा वैसेशन इंजुरी जिसमें कि अगर मान लो कि एक्सीडेंटल लीकेज हुआ तो इंटेंस वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से स्किन नेक्रोसिस कॉज करा सकता है। इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि सेंट्रल वेनस कैथेटर से हम लोग दें। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि स्किन नेक्रोसिस हो रहा है और एक्सीडेंटल लीकेज हुआ तो इसका ट्रीटमेंट हमारा क्या होता है, लोकल इन्फिल्ट्रेशन हम लोग करते हैं विद द फेंटोलामीन। अब हम लोग बात करते हैं डोपामिन की, जिसका हाफ लाइफ है हमारा 2 मिनट। ठीक है, ये एक इंडोजीनस कैटेकोलामाइन है और साथ साथ के सीएनएस न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, लेकिन एक चीज हमको पता है कि जब इसको एक्सोजीनसली हम लोग डोपामिन देते हैं, इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। और डोपामिन का जो है ये खूबी क्या है, इसका डोज डिपेंडेंट रिसेप्टर एक्टिवेशन है। जैसे जैसे इसका डोज बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो है रिसेप्टर जो है वो चेंज होता जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि लेस देन 5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट हमने डोज दिया, तो वो मेनली हमारे D1 को जो है स्टिमुलेट करता है, जिससे कि हमारा वैसोडाइलेशन होता है इन द किडनी, इन द मेसेंट्री एंड इन द कोरोनरी वैस्कुलेचर। ठीक है, जब हम 5 से 10 के बीच में जब डोज देते हैं तो ये D1 के साथ साथ बीटा 1 पे भी काम करके हमारा आइनोट्रॉपी कॉज कराता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कराता है, जिससे कि हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। लेकिन जब मोर देन 10 हम लोग जब डोज देते हैं तो वहाँ पे फिर अल्फा जो अल्फा मेडिएटेड जो वैसो कंस्ट्रिक्शन है वो प्रीडोमिनेट कर जाता है, जिससे कि ये एज वेसोप्रेसर काम करता है। ठीक है, वैसोप्रेसर काम करेगा तो प्रीलोड और आफ्टरलोड बढ़ेगा और बीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो मेनली ये जो डोपामिनर्जिक जो वैसोडाइलेटरी एक्टिविटी हम लोग नहीं यूज करते हैं, पहले लो डोज को हम लोग यूज करते थे ताकि ओलिगोरिया के केस में हमारा आउटपुट हम लोग रीनल आउटपुट GFR हम लोग प्रिजर्व कर सकें, लेकिन अब उसके लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसका थेरापेटिक यूजेस क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक में यूज करते हैं जिसमें कि हाइपोटेंशन और ब्रैडिकार्डिया दोनों हो रहा हो। ठीक है, हाइपोटेंशन भी हो रहा हो और ब्रैडिकार्डिया भी हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर सिर्फ कार्डियोजेनिक शॉक है और बीपी एडिक्वेट है, वहां हम लोग 2 ब्यूटामिन यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा इफेक्टिव जो है आइनोट्रॉपिक सपोर्ट देता है, एरिथमिया का चांस कम रहता है, और ये वर्कलोड को भी कम करता है, जो हार्ट पे वर्कलोड होता है ना उसको भी कम करता है। ठीक, अच्छा, दूसरा इसका इस्तेमाल है डोपामिन का इन सिम्टोमेटिक ब्रैडिकार्डिया। अब जैसे कि हमने ANS जो 5th मॉड्यूल में हमने देखा था कि हमारा सिम्टोमेटिक ब्रैडिकार्डिया में हम एट्रोपिन हम लोग यूज करते हैं
इन द डोज ऑफ 1 मिलीग्राम IV, ठीक है। और टोटल हम लोग 3 mg तक देते हैं ओवर, टोटल 3 mg तक देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमने वहाँ पढ़ा था कि टेम्पोररी पेसिंग करते हैं, लेकिन अब मान लीजिए किसी ऐसे सेंटर पे हैं जहाँ टेम्पोररी पेसिंग अवेलेबल नहीं है या अवेलेबिलिटी में टाइम लग रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, हम डोपामिन या इपिनेफ्रिन का इन्फ्यूज़न हम लोग देते हैं ताकि हार्ट रेट को हम लोग मेंटेन कर सकें, ठीक। अब बात आती है हमारे सिंथेटिक कैटेकोलामाइन की। अभी तक हमने बात किया था एंडोजिनस का, तो सिंथेटिक कैटेकोलामाइन बनाने का रीज़न ये था कि इससे हमारा रिसेप्टर सिलेक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था और स्पेसिफिक थेराप्यूटिक इफेक्ट्स अचीव हो पा रहा था। इसमें आइसोप्रेनालिन, डोब्यूटामिन एंड फिनॉल डोपाम है। और इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ये सिमिलर है हमारे एंडोजिनस कैटेकोलामाइन के, क्योंकि इसके पास भी कैटेकोल न्यूक्लियस है। तो कैटेकोल न्यूक्लियस है, दैट मींस इसका भी हाफ लाइफ शॉर्ट होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसका कम होगा, ठीक है। जैसा कि हमने आइसोप्रेनालिन में देख रहे हैं, जिसको हम लोग आइसोप्रोटेरानोल भी कहते हैं, इसका भी हाफ टाइम अराउंड 2 to 5 मिनट्स होता है। और ये हमारा पोटेंट बीटा एगोनिस्ट होता है, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे काम करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बीटा 1 पे काम करके ये हमारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट और एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन बढ़ाएगा, साथ साथ हमारा ऑटोमेटिसिटी भी बढ़ाएगा। तो ये सारे फीचर की वजह से क्या हो सकता है, हमारा एरिथमिया भी प्रिसिपिटेट हो सकता है, ठीक। कार्डियक आउटपुट तो बढ़ ही रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो बढ़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा बीटा 2 पे ये काम करके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ये कम करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत पोटेंट एगोनिस्ट है। तो वैसोडायलेशन अच्छा खासा करा देगा, जिससे कि सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर हमारा कम होगा, इसके वजह से हार्ट रेट हमारा बढ़ जाएगा। तो अब देखो नेट हार्ट रेट काफ़ी बढ़ रहा है, तो इट हैज़ मतलब इसमें ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ने का चांस है, क्योंकि एक तरफ तो बीटा 1 मेडिएटेड हार्ट रेट बढ़ रहा है और दूसरा के एक रिफ्लेक्स जो है हमारा टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। लंग्स में ये बीटा 2 के थ्रू एक्ट करके हमारा एयरवे रेजिस्टेंस को कम करता है। तो हम लोग इसको क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बीटा 1 और बीटा 2 पे काम कर रहा है, तो इसको हम लोग जो है फॉर ब्रोंकोडायलेशन क्यों नहीं यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है कि बीटा 1 मेडिएटेड जो इंक्रीज इन हार्ट रेट, पैल्पिटेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ द एरिथमिया जो है ये हम नहीं चाहते हैं। उससे अच्छा है हमारा साल्ब्यूटामोल काम कर रहा है, बीटा 1 एगोनिस्ट है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे इक्विवेलेंट ब्रोंकोडायलेशन दे रहा है, साइड इफेक्ट भी कम है। तो हमारा जो है आइसोप्रेनालिन जो है उसका थेराप्यूटिक यूजेस क्या क्या है। पहले हम लोग ब्रैडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक में यूज़ करते थे, लेकिन अब जैसा कि हमको पता है हम लोग एट्रोपिन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यूज़ करना है तो हम लोग एपिनेफ्रिन या डोपामिन का इन्फ्यूजन यूज़ करते हैं, और फाइनली तो हम लोग को पेसिंग करना ही पड़ता है, ठीक है। दूसरा आइसोप्रेनालिन का यूज़ है हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडीज़ में, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, डिलिबरेटली इंड्यूस करते हैं एरिथमिया, ठीक है, ताकि हम जो इलेक्ट्रिकल पाथवे ऑफ द हार्ट है उसको मैप कर सकें। और पहले जो है इसका यूज़ होता था एनेस्थीसिया के दौरान, अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तो उसमें यूज़ करते थे, लेकिन वहाँ भी अब हमारा ब्रोंकोडायलेटर जो है वो यूज़ हो रहा है। डोब्यूटामिन, इसका भी हाफ लाइफ 2 मिनट का है और ये सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट है, और अल्फा 1 और बीटा 2 पे इसका वीक एक्टिविटी देखने को मिलता है। तो ये दोनों इफेक्ट, इसका वैसोकंस्ट्रिक्शन, इसका वैसोडायलेशन, एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, तो बीपी मे रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। उसके बाद ये बीटा 1 से काम करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, थोड़ा सा हार्ट रेट को बढ़ाएगा, तो कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन हमारा देयर इज अ मिनिमल इंक्रीज इन सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, क्योंकि ये हमारा अल्फा पे तो जो काम कर रहा है और बीटा 2 जो है, अल्फा 1 और बीटा 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो ये सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को जो है हमारा कम कर रहा है। तो इसीलिए इसका मेन जो इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है आइनोट्रोपिक, मतलब कि इसको हम लोग को कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी ड्रग है, ठीक है। तो अगर हम इसको आइसोप्रेनालिन से हम लोग करें, जो कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को स्टिमुलेट कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डोब्यूटामिन जो है हमारा थ्रू आइनोट्रोपी ये हमारा कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज करा रहा है, लेकिन जो हमारा हार्ट रेट है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू आइसोप्रेनालिन, इसलिए एरिथमिया का चांसेस कम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको कहाँ यूज़ करते हैं, डोब्यूटामिन को उन केस में यूज़ करते हैं कार्डियोजेनिक जो हार्ट फेलियर है ना उसमें यूज़ करते हैं, जिसमें कि बीपी अभी मेंटेन है, ठीक है। उसके अलावा जो है हम लोग जो है ये क्या कर रहा है, इम्प्रूव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल के परफॉर्मेंस को, जिससे कि पल्मोनरी कंजेशन कम होगा और
ऑक्सीजनेशन इंक्रीज होगा और डिफिकल्टी ब्रीदिंग जो होती है कार्डियक फेलियर की वो कम होती है। और फार्माकोकाइनेटिक्स तो इसका भी सिमिलर टू कैटेकोलामाइन है। ठीक, अब इसका थेराप्यूटिक यूजेस की हम लोग बात करें तो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं इसको एक्यूट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में। यह कार्डियक आउटपुट बढ़ा के हमारा ऑर्गन परफ्यूजन को मेंटेन कर रहा है। दूसरा, कार्डियोजेनिक शॉक, जैसा भी बात किया हमने, विद एडिक्वेटली मेंटेन बीपी, वहाँ भी हम लोग ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा। एंड फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस इको में इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, हमारा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज होगा। तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो इट कैन इंड्यूस इस्चीमिया। ठीक है, इस्चीमिया इंड्यूस होगा और साथ साथ हमारा जो रीजनल वॉल का जो मोशन एबनॉर्मलिटीज है वो भी अनमास्क हो जाता है। तो ये हमारा इकोकार्डियोग्राफी में भी हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। अब इसमें मार्क्ड टाकीकार्डिया क्यों नहीं होता है, जैसा हमने देखा अल्फा 1 और बीटा 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, और इंक्रीज जो है बीटा 1 स्टिमुलेशन की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इंक्रीज वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द हार्ट रेट। हार्ट रेट बढ़ रहा है लेकिन मॉडेस्ट इंक्रीज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चूंकि हार्ट रेट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है और स्ट्रोक वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारे कंपनसेटरी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, और इधर हमारा सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो मिनिमल बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स हमारा एक्टिवेट हो रहा है और जिससे कि यहाँ भी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इट कैन कॉज डिसेंसिटाइजेशन एज वेल एज डाउन रेगुलेशन। और CHF में हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, वाई नॉट इन CHF, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब यूज़ करेंगे तो बीटा 1 लॉन्ग टर्म पे स्टिमुलेट करने की वजह से इट विल इंक्रीज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इट कैन प्रोमोट एरिथमिया, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन भी हो सकता है एंड इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड मोटिलिटी। ठीक है, और इसका एडवर्स इफेक्ट क्योंकि बीटा 1 को एक्टिवेट कर रहा है तो टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड इट कैन प्रिसिपिटेट एंजाइना एंड इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। याद रखिएगा, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के केस में इसको नहीं देना है और बहुत कॉशियसली इसको मायोकार्डियल इस्चीमिया के केस में या सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस के केस में बहुत कॉशियसली देना है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट। बात को याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फॉर मोर फार्माकोलॉजी लेक्चर्स सब्सक्राइब टू डॉक्टर ज़ीशान फार्माकोलॉजी।